इस आभासी पटल पर और ज्ञान के इतने समृद्ध मंच पर आप सभी, सबसे पहले तो डॉक्टर सी जयशंकर बाबू को मेरा प्रणाम है, और स्वयं के पोर्टल को, जहां पर इतने मतलब कि भगीरथ प्रयास से उमेश कुमार प्रजापति भाई अलख जी, आपका उद्यम है, विदेश से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी हिंदी प्रेमियों को विशेष प्रणाम। जिन तक अभी मेरी आवाज जा रही है और आगे जो इस आभासी मतलब माध्यम की जो सुविधा है, इसके माध्यम से जो लोग सुनेंगे, आप सभी के अंदर अवस्थित परमात्मा को प्रणाम। और साथ ही आप सबका जो स्तुत्य हिंदी प्रेम है, क्योंकि रील वाली जो पीढ़ी है अभी, ऐसे में जिनका स्तुत्य हिंदी प्रेम है वही ऐसे विषयों के लिए समय निकाल पाते हैं। यह सच है कि ये विषय गंभीर हैं, गंभीर अध्येता ही इन विषयों तक आते हैं। इन विषयों की अवगाहना हेतु जो अपेक्षित धैर्य और ज्ञान का जो एक निम्न, कम से कम एक कहते हैं कि न्यूनतम स्तर होता है, वह दुर्लभ हो गया है ऐसे में। तो सबसे पहले जो लोग जुड़े हैं, उन सब के इस स्तुत्य हिंदी प्रेम को मैं प्रणाम कर लेता हूं। और इस सत्र में जो हम लोग रखेंगे, एक तरह से संवादात्मक शैली ही रहेगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा, लेकिन यह सोचूंगा कि जहां भी कोई कहीं पर भी संशय हो या लगे कि उस पर कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो उसे वहीं दूर कर लिया जाए। जब मैं यहाँ स्पष्टीकरण कहता हूं तो यहीं से शुरू करूं कि स्पष्टीकरण शब्द जब मैं कह रहा हूं तो स्पष्टीकरण में ट में दीर्घ यू की मात्रा होनी चाहिए या हर्षई की। अब मैं भारत सरकार के कई मंत्रालयों में गया, अभी एक महत्वपूर्ण संस्था में गया, तो वहां सशक्तिकरण लिखा हुआ था। अनुवाद जो संस्था थी, अब नाम नहीं लूंगा, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्यम है, तो सशक्तिकरण में भी हर्षई की मात्रा लगी हुई थी। तो हिंदी में जो इस तरह के संशय होते हैं, पिछले 2 दशक से मेरा काम उन संशयों का शोधन करना ही है। अब देखें, करण शब्द प्रत्यय है, जो करण प्रत्यय जब भी लगेगा उसके पूर्व की जो मात्रा है वो दीर्घ हम कर देते हैं। जैसे शक्ति में हर्षई की मात्रा होती है सशक्त, अब लेकिन सशक्तिकरण जब करेंगे तो दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। नारी शक्तिकरण, सशक्तिकरण में भी दीर्घ ई की मात्रा हो जाएगी। तो इसी तरह से स्पष्टीकरण, स्पष्ट करने की जो प्रक्रिया है, स्पष्टीकरण में भी दीर्घ ई की मात्रा होगी। करण प्रत्यय के आने से उसके पूर्व का हर्षई दीर्घ ई में बदल जाता है। यही इसी वक्त इस चीज को जोड़ देना समीचीन समझता हूं कि पृथक्करण में पृथकीकरण कुछ लोग लिख देते हैं, वह सर्वथा गलत है, असाधु प्रयोग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अव्याकरणिक प्रयोग है। इसका कारण क्या है? कारण यह है मित्रों, पृथक शब्द में क हलंत है, पृथक पृथक शब्द में क पूरा नहीं है। तो जब पृथक में क के साथ हल चिन्ह लगा है, तो पृथक के साथ जब करण लगेगा, ये पृथक करण हो जाएगा, अर्थात क एक आधा, दूसरा क पूरा। तो पृथकीकरण या इस तरह के किसी भी असाधु अव्याकरणिक प्रयोग से हमारे सुधी अध्येतागण, शोधार्थीगण बचेंगे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि जो आदत है, जो कहते हैं ना कि लगातार करने से कुछ आदत सी बच जाती है। कई बार सब कुछ चलता है के नाम पर हिंदी के साथ हम लोग अन्याय करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बस प्रार्थना करता हूं कि पृथक्करण में का आधा होगा, एक का आधा, पहला का आधा, दूसरा का पूरा। जी चलिए, ये तो सिर्फ स्पष्टीकरण दे रहा था मैं। अभी जो हम इस सत्र का आरंभ करेंगे आप सबकी अनुमति से, तो हम लोग देखेंगे कि हिंदी के जो समार्थक शब्द हैं, अब समार्थक हैं, समानार्थक हैं, पर्यायवाची हैं, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन जो हिंदी के समार्थक शब्द हैं, इनके अर्थों में जो विभेद होता है, अर्थपरक विभेद कहते हैं हम उनको, तो सिमेंटिक डिफरेंशिएशन जो है, क्या इसका कोई सूत्र है, कोई नियम है, या ऐसे ही है? तो देखिए, हिंदी में कुछ भी ऐसे ही नहीं है। मैं बिल्कुल विनीत भाव से शालीनता की शिविका पर आसीन रहकर, लेकिन एक उद्घोषणा करता हूं, कहता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदी भाषा
बड़ी वैज्ञानिक भाषा और भारतीय भाषाएं हैं, इस दृष्टि से वैज्ञानिक भाषाएं हैं। इसमें जो शब्द जैसे हैं उसका पूरा का पूरा विज्ञान है, वो किसी नियम से हो रहा है। अगर आप उस नियम से सर्वथा अनभिज्ञ हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह उस भाषा का दोष है। जैसे किसी शब्द का सही प्रयोग क्या होगा, सशक्तिकरण को आप दीर्घ लगाते हैं कि हर्षवी लगाते हैं, इसके पीछे नियम अगर आपको नहीं पता कि करण के पहले दीर्घ हो जाता है और आपने गलती कर दी, पृथक में पता ही नहीं था कि का में हल चिन्ह लगता है, फिर स्त्रीकरण लिख दिया, तो यह आप किसी व्यक्ति का अज्ञान है, वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है। अज्ञानतावश लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अज्ञानता शब्द जो है उसमें वश लगाने की आवश्यकता, अज्ञानवश, वह भाषिक अज्ञान है अध्येता का। जी, तो हम आज के इस विमर्श में जो हम लोग बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि जो हिंदी के समार्थक शब्द हैं, सम अर्थ, एक जैसे अर्थ की अभिव्यंजना करने वाले शब्द, सम अर्थ, उसमें हमने लगाया नूल पत्ते, समार्थक शब्द कह लीजिए, समानार्थक भी कहते हैं इसको, लेकिन समार्थक भी बहुत साधु प्रयोग है, समानार्थक भी कहते हैं। जब हम पर्यायवाची कह देते हैं, वह इससे थोड़ा सा हल कुछ भिन्न अर्थ की अभिव्यंजना करता है, तो इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो आज का जो यह मूल है कि एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्द वे अपने अर्थ की अभिव्यंजना में कैसे भिन्न हैं, और इसके पीछे के नियमों की अगर पड़ताल हो, अवगाहना हो, तो वे कौन से नियम हैं जिनसे यह संचालित होते हैं, हम आज इस पर बात करने जा रहे हैं। तो अगर अनुमति हो तो मैं सीधे आऊं अपने प्रेजेंटेशन पे, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ये अब जरा हम इस पर बात कर लेंगे, समार्थक शब्दों के अर्थपरक विभेद का विज्ञान, द साइंस ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशिएशन ऑफ सिनोनिम्स। देखिए, इसके नीचे आप मेरी 3 पुस्तकों को देख रहे हैं। इसका कुल कारण इतना ही है कि ये पुस्तकें इन्हीं विषयों पर विस्तार में बात करती है। जी, हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक भाषिक प्राणी है। इस पर एक शब्द से, एक वाक्य इतना ही कहूंगा कि मनुष्य, मैन इज ए सोशल एनिमल, हम सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन मनुष्य केवल एक सामाजिक प्राणी नहीं है, एक भाषिक प्राणी भी है। क्योंकि समाज, अगर समाज बनता है तो उसमें भाषा का जो अवदान है, वह भाषिक अवदान बहुत बड़ा है। देखिए, जब हम शब्दों के माध्यम से, शब्द धातु से बने शब्द, अब शब्द धातु से शब्द बनता है, इसकी अगर विवेचना हो तो यह भी लगभग 1 घंटे का कार्य है कि शब्द से शब्द कैसे, लेकिन शब्द धातु से बने शब्द और शब्द से अगर हम बनाते हैं वाक्य, वाक्य से भावों, तो उससे हम भावों की अभिव्यक्ति करेंगे, तो भाषा, और भाषा के माध्यम से अगर जीवन की परिभाषा होने लगे तो साहित्य, और साहित्य से फिर संस्कृति। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कुल मिला के उसमें इस बात पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाने में भाषा का अवदान बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, अब आधुनिक जो भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक्स है, वह मानता है कि लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि कॉग्निशन की, मतलब की संरचना में इसका बड़ा रोल होता है। समाज का जो निर्माण है वह संवाद से भी होता है, सहकार से होता है, और संवाद और सहकार, वह धातु से बने सम लगाएंगे, संवाद बनता है। संवाद और सहकार दोनों की आधारशिला भाषा होती है। तो यही कारण है कि शब्दों का सूक्ष्म अध्ययन केवल भाषिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक आवश्यकता भी है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सिमेंटिक्स या अर्थ विज्ञान वह शाखा होती है जहां हम शब्दों और वाक्यों के अर्थ का हम लोग जिसके अंदर अध्ययन करते हैं। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्द, कहीं हमने हताश लिख दिया, कहीं निराश लिख दिया, कभी उसके पीछे क्या अंतर है। कभी हम प्रेम लिखते हैं, प्यार लिखते हैं, स्नेह लिखते हैं, ममता लिखते हैं। क्या माता, जननी, नारी, अबला, उर्मिला, इन सभी शब्दों में क्या सबका एक ही अर्थ है। कामिनी, भामिनी, ये सारे शब्द जो हैं, सबसे किसी नारी का बोध तो हो रहा है, समार्थक भी हैं ये, लेकिन इनके पीछे किस तरह से एक इनकी व्युत्पत्ति में, देखिए, एक वाक्य में अभी यहाँ एक सूत्रात्मक रूप में कहूं कि हिंदी का जो भाषा विज्ञान है, इसमें जो समार्थक शब्द या समानार्थक शब्दों के जो अर्थपरक विभेद हैं, इनका सर्वतोमुख
जो कारण है, सर्वप्रमुख कारण जो मानता है, या उसकी व्युत्पत्ति को मानता है। ऐसे हम लोग आगे देखेंगे और भी कई कारण होते हैं, लेकिन सर्वप्रमुख कारण कि किसी शब्द का वही अर्थ क्या क्यों है, या उसकी व्युत्पत्ति में छुपा होता है। अब और छुपना में भी एक अंतर है, यही मैं बता दूं। जब हम कहते हैं कि छुपा हुआ है तो वो वहीं रहता है। जैसे गाड़ी में आप मान लीजिए कोई विस्फोटक या शराब छुपा के ले जा रहा है, तो होगा वहीं लेकिन दिखेगा नहीं, छुपा हुआ है कहीं। अगर सैनिक लेकिन छिपना में क्या होता है, कहीं दूर जाकर के, चांद बादल के पीछे जाके छुपा है तो कहीं छिपा है। छिपा है मतलब कहीं और जाके हाइड करना। छिपना मतलब हाइड, छुपना मतलब कैमोफ्लेज। छिपना जो शब्द है वह कहीं और जाकर के, बच्चा जाकर के टेबल के नीचे छिप गया, कहीं दूर जाके गया, चांद बादल के पीछे छिपा। लेकिन छुपना जब हम कहते हैं तो छुपने का अर्थ होता है कि आप कैमोफ्लेज करते हैं, अपने आप को वहीं रहते हैं लेकिन अपने आप के रूप को बदलते हैं। ठीक, तो हिंदी भाषा विज्ञान की एक अवधारणा है कि यहाँ जो शब्दों के जो रूप अर्थ होते हैं, यह मतलब समझिए कि 90% से अधिक मामलों में उसकी व्युत्पत्ति में ही उसका अर्थ छुपा है कि वो क्या है, उस व्युत्पत्ति को खोल लीजिए। उदाहरण के लिए बड़ी साधारण सी परिभाषा में तो 2 शब्द ले लेता हूं, हताश और निराश। निर मतलब नहीं, आश मतलब आशा। आशा नहीं है तो व्यक्ति निराश हो गया। अब निराश के बदले आप हताश कह रहे हैं, एक जैसा लग रहा है, समार्थक है। लेकिन आप ये देखिए, हत मतलब मरना, आशा मतलब आशा, आश मतलब आशा। जिसकी आशा मर गई वह हताश हो गया। तो निराश में नहीं है आशा, लेकिन हताश में आशा मर चुकी। तो निराश से गहरी दुख की अवस्था हताशा की है। तो निराश और हताश के लेकर के ये अंतर अभी हम आगे देखेंगे। अभी किसी ने लिखा है कि स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है, तो अभी हम यहीं पर थोड़ा आपको समझा रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि बात करते चलें, किन्हीं को ये ना लगे कि कुछ बहुत कठिन सा मैं बताने जा रहा हूं। मैं आश्वस्त करता हूं कि एक भी ऐसा स्लाइड नहीं होगा या कोई भी एक बात ऐसी नहीं होगी जिस पर आप प्रश्न कर सकें या जो बोधगम्य ना हो। तो खैर, आइए, आधुनिक अर्थ विज्ञान मानता है कि कोई भी 2 शब्द पूर्णतः समान नहीं होते। इसे निकटार्थक शब्द या नियर सिनोनिम्स भी कहा जा सकता है। तो सिनोनिम्स के लिए बहुत सारे मतलब स्टाइलिस्टिक सिनोनिम्स होते हैं, टोटल सिनोनिम्स होते हैं, रिलेटिव सिनोनिम्स होते हैं, कंटेक्चुअल सिनोनिम्स होते हैं। तो सिनोनिम्स भी कई तरह के होते हैं। इसमें तो हम लोग आज जो देखेंगे, ये देखेंगे कि जो नियर सिनोनिम्स हैं या 2 शब्द हम ले लेते हैं, इनके अर्थ किस तरह से भिन्न होते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इसी में है कि हर शब्द अपने साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक स्मृति और प्रयोगगत संदर्भ साथ लेकर चलता है। तो इसमें देखिए सिमेंटिक डिफरेंशिएशन देखिए या अर्थपरक विभेद देखिए, ये क्या है। देखिए सभी लोग जो जुड़ रहे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं, तो मेरी तरफ से सभी को नमस्कार है। आप सब के अंदर अवस्थित परमात्मा को प्रणाम जी। तो हम लोग ये देखेंगे कि समान प्रतीत होने वाले शब्दों के सूक्ष्म अर्थ भेद को कैसे जाने, उनका सिमेंटिक डिफरेंशिएशन क्या है, या कंटेक्स्ट के रूप में, एटिमोलॉजी या व्युत्पत्ति के रूप में, मॉर्फोलॉजी रूप विज्ञान के रूप में, या प्रैग्मेटिक्स। ये कुछ कारक हैं जिसके आधार पर होता है। हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो यही कारण है कि भाषा में शब्दों का चयन केवल सौंदर्य का प्रश्न नहीं है कि अच्छा लगा तो बोल दिए, निराश से अच्छा हताश लगा तो बोल दिए। लेकिन अच्छे लोग अच्छी जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी है, वो कहेंगे मैं निराश तो हुआ हूं, हताश नहीं हुआ हूं। तो ये जो चीज है कि अच्छा लगा हमने किसी शब्द का प्रयोग कर दिया, ऐसा नहीं है। आगे हम कई उदाहरण देंगे, 100 से अधिक उदाहरण से मैं इन चीजों को बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सौंदर्य का प्रश्न नहीं है, भाषिक शुद्धता का। जो आप कहते थे वही बात पहुंच रही है। एक शेर कहता हूं कि घर से चले थे मामला साफ हम, बस उनके सामने बात बदल गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप कहते हैं वही चीज पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए शब्द अकेले नहीं होते, वो एक सिमेंटिक फील्ड में या अर्थ क्षेत्र में व्यवस्थित होते हैं। जैसे जल, नीर, पानी, सलिल सभी एक जैसे एक सिमेंटिक फील्ड के शब्द हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे जल के लिए ज्यादा प्रयोग हम जल आच्छादने जो घेरता है उसके लिए, पानी जो पीने लायक है, पीने योग्य है, पा और अनीय, पीने के जो योग्य है वह पानी है। इस अर्थ में अगर आप देखें तो दूध भी पानी है क्योंकि पीने योग्य है। जो कुछ पीने, नारियल का पानी कहते हैं
क्योंकि वो नारियल का जो जूस है पीने योग्य है। तो पानी को पीने का अर्थ में जल पीने लायक हो कोई आवश्यक नहीं है। समुद्र के जल को आप पानी ना कहें। इस तरह से खैर हम और आगे देख उदाहरण, यही एक उदाहरण जैसे नारी है तो नर की सहयोगिनी के रूप में नृ धातु नित्य से उसी से नित्य बनता है। नृ धातु से बनता है नर और नर की सहयोगिनी हुई नारी। जिसकी आप कामना करते हैं वो कामनी है। भ्री धातु से भरण पोषण का अर्थ होता है, तो जो भरण पोषण करे वो भार्या है आपकी। जो उर्मिला, जो मन में उर्मी या लहर उत्पन्न करे वो उर्मिला है। तो अगर इस तरह से हम किसी शब्द की व्युत्पत्ति, इसलिए मैंने कहा कि हिंदी भाषा विज्ञान जो है उसमें सिमेंटिक व्युत्पत्ति को सबसे प्रमुख कारण माना गया है। आइए आप देख सकते हैं कि सेंस रिलेशंस में से सिनोनिमी, एंटोनिमी, हाइपोफोनी कई ऐसे ये कर रहा था कि देखिए जो शब्द हैं हमारे पास, जितने भी शब्द आ रहे थे, हम लोग ये देखेंगे कि ये ऐसे ही क्यों हैं। उनके पीछे का जो विज्ञान है सबसे प्रमुख कारण जो मैंने कहा था, जैसे देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, आनंद आएगा। वायु परिवार में बहुत सारे शब्द हैं, हवा, वायु, पवन, समीर, मरुत, अनिल, पवमान, गंधवाह, ये सभी वायु के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। लेकिन अब देखिए कि कैसे इनके अर्थ भिन्न होते हैं। समीर जो धीमी गति की हवा है वो समीर है, जैसे मरुत में लेकिन तीव्र प्रवाह है। अनिल जो है श्वास संबंधी हवा है, लेकिन जैसे अनाज को जो भूसी से अलग करे वह पवन या पवमान है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। समुद्र की ओर से आने वाली हवा समुद्री हवा है। नदी से आ रही है वीची से तो वीचीवात, और हिम मतलब पहाड़ से आए तो हिमवात। हिमवात उन हवाओं को कहेंगे जो बर्फीले शिखरों से आए। नदी की ओर से, जैसे मैंने मैं कह रहा हूं कि नदी की ओर से आए तो बीचीवात कहेंगे। पूर्व से आती है पूर्वैया हवा, पश्चिम से आए तो पछुआ हवा, उत्तरैया दक्षिणिया हवा भी हम कहते हैं। गंधवाह जो गंध लेकर के कहीं से चलती है, गंध जो है इसी गंध से गांधी शब्द की उत्पत्ति है। वैसे तो कुछ लोग गांधी में भी गलत लिखते हैं, गांधी में कुछ लोग चंद्र बिंदु लगाते हैं, वो असाधु प्रयोग है। गांधी मूल से बना है तो उसमें गांधी में कहीं से भी चंद्र बिंदु नहीं लगना चाहिए, गांधी खुद भी नहीं लगाते होंगे। खैर, तो जो हवा गंध को एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाए तो वह गंधवाह है। अब हवा का पर्यायवाची गंधवाह समझकर कुछ लोग जहां पवन लिखना चाहिए, धीरे धीरे पवन पवन लिख रहे हैं, तो अब जहां पवन लिखना चाहिए वहां आप गंधवाह लिख दें। कुछ लोगों को लगे सुनने में बीचीवात बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बीचीवात लेकिन वही है सिर्फ जो कि नदी की ओर से आ रहे हैं। तो ये जो अर्थपरक ज्ञान है इनको देखना चाहिए। इसी तरह से जो फोनोसिमेंटिक्स है, जो ध्वनि के आधार पर भी हम लोग देखते हैं, तो फुसफुसाना, बड़बड़ाना, हकलाना, घर घराना, सब में ध्वनि, सब धीरे से बोलने वाली चीजें हैं। लेकिन क्या ये सब एक है? कोई भी हिंदी का सामान्य अध्येता ये जानता है कि ये सब शब्द एक नहीं है, इनमें अंतर है। तो उसकी तीव्रता, गति या भाव, इसको, इन चीजों को भी देखा जाएगा। कंटेक्स्ट के आधार पर भी हम देखते हैं अर्थपरक विभेद को। जैसे मैंने कहा व्युत्पत्ति तो है ही, लेकिन कंटेक्स्ट के आधार पर भी हम देखते हैं। जैसे कमल का पर्याय पंकज भी है, जलज भी है, सरोज भी है। लेकिन कुछ लोग खास करके कवियों में ये देखा जाता है कि इसको काव्यात्मक प्रयोग, कभी पंकज लिख दिया, कभी कमल लिख दिया, कहीं सरोज लिख दिया। लेकिन पुनः हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा है नहीं। पंक में, पंक मतलब कीचड़, पंक में ज मतलब जन्मना, कीचड़ में जो जन्म लेगा कमल वही पंकज है। जल में, जल में है, कीचड़ में है तो पंकज है, जल में है तो जल में जन्म लिया है तो जलज है, तालाब या सरोवर में है तो सरोज है। अब कहीं पंकज, कहीं जलज, कहीं सरोज। आप जब इसको समझ जाएंगे कि ज मतलब जन्मने वाला, इसी तरह से स्वेदज जो कीटाणु होते हैं पसीने में जन्म लेता है इसलिए स्वेदज है। अंडज जो अंडा से जन्म लेगा वो अंडज है। तो जैसे स्वेदज, अंडज, पिंड से जन्म लेने वाला पिंडज, उसी तरह से पंक में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज। या और बात है कि पंकज पर्याय हो गया है, रूढ़ हो गया है कमल का, लेकिन पंक में जन्म लेने वाला कुछ भी पंकज कहलाना चाहिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से व्युत्पत्तिगत अर्थ में। तो शब्दों के अर्थ रूढ़ हो जाते हैं, ये उसकी बात है। कॉन्टेक्स्ट इसीलिए क्योंकि पंकज कहने से सिर्फ इतना पता लग रहा है जो भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए कि पंक में
जन्म लेने वाला, लेकिन यहाँ वो कीचड़ के अर्थ में कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, वह कमल के लिए है। जल में जन्म लेने वाला जलज है और सरोवर अर्थात तालाब में जन्म लेने वाला सरोज है। ये काव्यात्मक विकल्प नहीं है, ये कहीं ना कहीं क्या है, शब्दों के अर्थपरक विभेद हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे उनके मूल में ही उनके अर्थ छिपे हैं। तो अगर कमल का फूल बीच सरोवर में है तो उसको पंकज मत कहिए। इसी तरह से देखिए, नीरज का अर्थ कमल अभी हमने बताया, नीर में जन्म लिया तो नीरज, लेकिन क्या नीरज का अर्थ कमल होता है? जितने भी शोधार्थी हैं वो सोचें एक बार, क्या नीरज का एकमात्र अर्थ कमल होता है? यह तो छठी कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है नीरज मतलब कमल। नीर और जा मतलब जन्म लेने वाला, लेकिन नीरज का एक दूसरा अर्थ भी है हिंदी के अध्येताओं के लिए। जब नीर और नीर प्लस जा से बनेगा, देखिए स्लाइड पे मैंने लिख दिया है, नीर में जब जा लगेगा तो नीरज है, इसका अर्थ कमल होगा। लेकिन नीर और रज की संधि से जब यह नीरज बनेगा, देखिए नीर और रज है, संधि के बाद नीरज बनेगा, निर रोग नीरोग बनता है। जैसे कुछ लोग निरोग को भी उल्टा लिख देते हैं, न में हर्ष की मात्रा, वो गलत है। खैर, निर और रज से नीरज बनेगा तो मिट्टी रहित। तो नीरज शब्द के दो अर्थ हैं, दंत न में दीर्घ ई की मात्रा लगाई और उसके बाद रज लिखा, नीरज। इसके दो अर्थ हुए, एक अर्थ क्या हुआ, कमल, नीर प्लस जा से देखा कमल। दूसरा अर्थ क्या है, निर और रज से जब बनेगा तब भी बनेगा ये नीरज, लेकिन तब इसका अर्थ होगा मिट्टी। निर रज मिट्टी नहीं है, जो मिट्टी, मिट्टी रहित। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, कितना क्लियर है। और मैं चाहता हूं कि अगर कहीं कोई संशय हो तो यही बीच में हम रोक भी सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका शोधन करने का भरसक यथाशक्य प्रयास करूंगा। देखिए, एक शब्द है सलिल। सलिल का अर्थ है, रूढ़ शब्द है, हम लोग कहते हैं सलिल, पानी को कह देते हैं। लेकिन जब स और लीला को भी जोड़ते हैं तो एक सामासिक पद सलिल बन जाता है, तो जिसका अर्थ है मतलब कि लीला सहित, वो सलिल है। तो व्युत्पत्ति को हम जब नहीं जानते हैं तब तक हम अर्थ का वैज्ञानिक रूप से निर्धारण संभव नहीं कर पाएंगे। नीरज कहने से क्लियर नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट देख के ही समझ पाएंगे ये कमल की बात है, मिट्टी रहित की बात नहीं। कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। इसलिए भाषा विज्ञान में कॉन्टेक्सचुअल जो ये है उसको हम इसको देखते हैं, सिमेंटिक्स में हम इसको देखते हैं। आइए डायरेक्शनल से। हेलो सर। हेलो सर जी सर, मैं मनोज कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। मैं पंडिचेरी विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ। लेकिन इसमें जो सर ये इंदिवर के बारे में थोड़ा समझा दीजिएगा सर, अब ये काम निपट जाएगा। देखिए, इंदिवर शब्द जो है वह भी कमल के लिए है ना सर? कमल के पर्याय के रूप में इंदिवर शब्द को लिया है। वर मतलब क्या होता है, चुनना। वर व्री धातु वर्ण करने के लिए होता है। तो जो मतलब कि स्वर को कहिए, इंद्र को कहिए, स्वर जो जिसका वर्ण करते हैं वह कमल का एक वैसा अर्थ है जो पूजा के लिए और बड़े उसको देखिए कि जो वर्ण करते हैं, वहां से इंदिवर शब्द बनेगा। वर्ण करने, जो कमल जो है देवताओं को अर्पण करने के लिए वर्ण करने के योग्य है, वह इंदिवर है। जी आगे आइए, जो इस पर आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, तभी हम कंटेक्सुअल सिमेंटिक्स की बात कर रहे थे। अब हम लोग डायरेक्शनल सिमेंटिक्स की, जो हम लोग जब आप जानते हैं कि दिशा जो भाषा विज्ञान है, जो दिशा पर भी आधारित हम देखते हैं इसको, एक डायमेंशन ये भी है इसका। जैसे कई जगह भाषा विज्ञान की पुस्तकों को छोड़िए, लेकिन व्याकरण की पुस्तकों में प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन लिखा हुआ आप देखते हैं। कई पुस्तकों में प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन लिखा होता है। पुनः कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं, विनम्रता से कहता हूं, लेकिन अधिकार पूर्वक कहता हूं, वो गलत है, असाधु है, नितांत असाधु। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन नहीं हो सकता। प्राचीन शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, पूर्व की दिशा में रखा हुआ प्राचीन है। इसलिए जो भारत जो है ओरिएंटल है, तो इसलिए ये प्राचीन है, पहले की चीजें यहाँ की हैं, प्राचीन है जो मूल अर्थ है। तो पश्चिम को प्रतीची कहते हैं, प्रतिचीन। प्राचीन का उल्टा प्रतिचीन है। उत्तर की ओर रखी हुई वस्तु उदीचीन है और दक्षिण के तरफ जो होगा वो अर्वाचीन होगा। तो यह देखिए, तो प्राचीन
जो है उसका प्रतिचिह्न होगा विलोम और उदिचिह्न का अर्वाचीन होगा। तो जब तक कोई शोधार्थी इस चीज को ना समझे कि प्राची क्या है, प्रतीचि क्या है, तो यह जो शब्द बने हैं उसकी व्युत्पत्ति में पुनः कहता हूं कि शब्दों के मूल को, रूट को, धातु को जब आप समझने लगेंगे तो चीजें अपने अर्थ के अभिव्यंजना खुद कह देंगे। शब्दों की कुंडली बनाते समय हम ये देखते हैं कि वो शब्द अपने मूल के माध्यम से अपने बारे में क्या कहता है। चलिए, ये मैंने लिखा है कि स्पेशियल सेमेंटिक्स का एक भारतीय उदाहरण है जिससे स्पष्ट होता है कि शब्द केवल काल नहीं, दिशा भी व्यक्त करते हैं। मॉर्फोलॉजी या रूप विज्ञान भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझाता है। अब देखिए, प्रमाण शब्द को देखिए। प्रमाण शब्द से दो शब्द बनते हैं, प्रमाणित और प्रामाणिक। चलिए, इन दोनों शब्दों पर बाद में आऊंगा, पहले प्रमाण शब्द को देखिए। प्रमाण शब्द को लिखते हैं तो बनता है मूर्धन्य न, लेकिन इसको तोड़ते हैं तो प्र जो मान है, मान में दंत न की मात्रा है, दंत न है, दंत न है, वो मात्रा नहीं है, अशुद्ध बोल गया मैं। प्र और मान से प्रमाण बना, तो यह व्याकरण के नियम से बना है। प्र र होने की वजह से बाद का जो दंत न है वो मूर्धन्य न में बदला है। प्र और मान से प्रमाण बना है। कई लोग समझते हैं कि प्र जोड़ मान लिख देंगे तो प्रमाण हो जाएगा, तो प्रमाण हो जाएगा, यह प्रमाण है। तो ये न मूर्धन्य न में बनेगा, यह भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत है, यह व्याकरण के नियम से बनता है। चलिए, अब इस प्रमाण से दो शब्द बनाते हैं। एक इत प्रत्यय लगाइए, प्रमाणित होगा, सर्टिफाइड करते हैं। दूसरा प्रामाणिक। तो जब हम प्रमाणित बोलते हैं तो प्रमाणिक क्यों बोलते हैं? कुछ लोग तो खैर लिखते भी हैं, हिंदी वाले जो नहीं है, जो हिंदी वाले नहीं है वो लिखते हैं प्रमाणिक, जबकि होता है प्रामाणिक। प्र में आ की मात्रा। प्रमाण से, प्रमाण में जब एक प्रत्यय लगता है तो एक प्रत्यय लगने से आदि वृद्धि होती है। यहां पर मैं थोड़ा रुक के एक कंसेप्ट यहीं पर क्लियर करता हूं, चूंकि मैं जानता हूं कि अधिक से अधिक जो ये व्याख्यान है जो हिंदी प्रेमी हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो कुछ ऐसे व्याकरण की जटिलताओं को भी हम देखते चलें। देखिए, एक प्रत्यय लगने से आदि वृद्धि का नियम है। जैसे रसायन है, रसायन में जब इक लगाएंगे तो रासायनिक नहीं होता। कुछ लोग लिखता है रासायनिक अभिक्रिया, नहीं नहीं, रासायनिक। र के साथ अ लग गया, रासायनिक। ऋषि है ना, तो ऋषि से आर्स बन जाता है, अर और आर्स उसी से बनेगा। तो देखिए, जैसे प्रमाण है तो प्रामाणिक। जब भी इत प्रत्यय लगता है तो पहले वाले के साथ आ की मात्रा और आ की मात्रा हम जोड़ते हैं, तो देखिए प्रामाणिक बन गया। लेकिन इत प्रत्यय के साथ वो नियम नहीं है, इसलिए प्रमाणित में और प्रामाणिक दोनों अलग अलग प्रत्यय, एक में इत प्रत्यय है, एक में एक प्रत्यय है, दोनों के अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं। लेकिन एक में इत प्रत्यय लगेगा तो प्रामाणित नहीं लिखेंगे, लेकिन प्रामाणिक लिखेंगे। देखिए, प्रामाणिक, प्रमाण, प्र जोड़ मान से प्रमाण बन गया। प्रमाण में जब एक प्रत्यय लगाया तो प्रामाणिक बना, आदि वृद्धि हुई। यह समझने की आवश्यकता है कि वो शब्द बने कैसे, मूल क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें उपसर्ग कौन सा लगा, प्रत्यय कौन सा लगा। प्रत्यय लगने के बाद, प्रत्यय लगने के उपरांत आदेश तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग उसको आदेश कहते हैं व्याकरण में। यहाँ पर यह कि क्या उसके पीछे और भी क्या क्या नियम हुए। चलिए, इसी तरह से उदाहरण के लिए मैंने लिखा है रमणीय और स्थानीय। देखिए, रमणीय शब्द है और स्थानीय शब्द है। अब तो भाषा के अध्येता तो समझेंगे कि भाई दोनों में अन्य है, लेकिन नहीं नहीं, एक रम शब्द है, रम शब्द में अणीय प्रत्यय है तो रमणीय हो जाएगा। फिर देखिएगा अनीय प्रत्यय में, देखिए मैंने अनीय लिखा है, दंत न की मात्रा है, लेकिन रमणीय में मूर्धन्य न है। वही कारण है कि र के कारण ये दंत न मूर्धन्य न में बदल जाएगा। रम के साथ अनीय लगाया, रमणीय बना। लेकिन स्थानीय में अनीय नहीं है, स्थान में ये प्रत्यय लगा। सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, रमणीय स्थानीय, लेकिन एक रम में अनीय लगाए तो रमणीय बन गया, एक स्थान में ये लगाया तो स्थानीय बना। तो जब आप प्रत्ययों के बारे में, उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, तो इसकी संभावना है कि आप शब्द की जो विवेचना है, व्युत्पत्ति है, इसको लेकर के एक संशय की स्थिति में होंगे। आपका भाषिक परिज्ञान इसमें कहीं ना कहीं एक भंवर में दिखेगा। प्रैग्मेटिक्स, या जिसको व्यवहारिक रूप से हम देखें, प्रयोगगत अर्थ भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
एक शब्द है, कहते हैं स्तनपान। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए स्तनपान शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप से या भारत सरकार की दृष्टि में भी चल गया है, लेकिन वह स्तनपान नहीं है, स्तन्यपान है। इसी स्तन का जो तद्भव शब्द है वो थन होता है। तो अब क्या है, जो निकला, जो उससे जो वो स्तन्य शब्द हो गया, स्तन से संबंधित, उससे जो निकला फिर दूध, वो स्तन्य है। तो अब ये देखिए कि डिब्बाबंद दूध को कोई कहे कि नहीं, एक जैसा ही तो लग रहा है, डिब्बाबंद दूध को भी हम स्तन्य कह दें तो कितनी भद्दी भूल होगी वो। इसलिए लोक प्रयोग और शास्त्रीय प्रयोग में भी अंतर है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में है, प्रैग्मेटिक कितने हैं। अब अगर दूसरी बात, कोई शब्द है वो चल गया, जैसे महानता, भाषा की दृष्टि से यहाँ पर प्रैग्मेटिक्स का एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं कि महानता, मह धातु में ना तो देखिए मह से महत्ता शब्द बनना चाहिए, महनीय बनना चाहिए, लेकिन महानता शब्द नहीं बन सकता। व्याकरण की दृष्टि से महानता शब्द असाधु है, तो ये भी है, लेकिन अब चल रहा है तो हम उसको कर रहे हैं। जो शब्द होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। जैसे जल जो है तरल होगा, प्राकृतिक होगा। अब उसी तरह से कुछ लोग पीने लायक होगा तो उसको हम पेय कह देंगे या पानी कह सकते हैं। अच्छा, कुछ शब्द होते हैं अपने वर्ग के प्रतिनिधि या प्रोटोटाइप कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण ले रहा हूं, पक्षी। अब पक्षी शब्द सुनकर के आपके मन में सिर्फ चिड़िया आ रही है तो आप भाषा के उतने बड़े अध्येता तो नहीं है। पक्षी सिर्फ चिड़िया का पर्याय तो नहीं है। यह तो पक्षी का तो चिड़िया कोई एक, जिसको कहते हैं कि शिक्षित संस्तर जो नहीं भी है लोक का, उसको ही पता है पक्षी चिड़िया है। लेकिन आप अगर हिंदी भाषा की जो गहराई है इसमें डूबते हैं, उतरते हैं, तो आपको तो देखना पड़ेगा कि पक्षी शब्द का मूल क्या है या किन किन अर्थों की व्यंजना करता है। इसलिए मैंने इसमें उदाहरण के लिए इसको लिया है। ये सबको पता है कि पक्ष जो धातु है, अच प्रत्यय लगाते हैं तो पक्षी शब्द जो है ये हमें प्राप्त हो जाता है। जो मूल अर्थ है इसका पक्षी का वो बाजू है, भुजा है ना। जो किसी वस्तु का आधा भाग है वो पक्ष है। पक्षाघात आप सब जानते हैं, जो पैरालिसिस को कहते हैं, किसी एक साइड में हो जाए तो पक्ष उसी से है। इसीलिए तो पक्षी के कई अर्थ हो गए। एक तो हो गया पक्षिन से बना हुआ जो पक्षी है जिसको पंख, दूसरा है जो पंख युक्त होगा वो पक्षी है। बाजू वाला वो भी पक्षी है, बाजू मतलब भुजा वाला। तीसरा एक और उदाहरण है, किसी पक्ष को, मतलब या तो दो साइड हो गए ना किसी चीज। पक्षी में देखिए दो डैने होते हैं। पक्षी को पक्षी क्यों कहते हैं? दो डैने होते हैं, दो भुजाएं उसके दो है, या तो वो दोनों भुजाओं के, पक्षी को तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते। अगर देखा जाए तो दो विंग्स हैं उसके, इसलिए वो पक्षी है। ये मतलब मैं सोचता हूँ, सोचिए ना हिंदी शब्दों के बारे में कि कितना विपुल संसार, हर शब्द अपनी कहानी खुद कह रहा है। तो पक्षी जो है, तो ये एक चीज हो गई। अब आइए, इसी से हमने कहा कि एक बाजू या भुजा वाला पार्ट मैंने बोला, लेकिन कभी आप पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे तो तीर के पर्यायवाची में भी आपको पक्षी में लिखा हुआ मिलेगा। अब तीर के पर्यायवाची या बाण का पर्यायवाची पक्षी क्यों? क्योंकि बाण में भी पंख कहीं न कहीं पीछे, पहले के जमाने में जो तीर होते थे, बाण होते थे, उसके पीछे मतलब उसके एक सिरे पर पक्षी के कुछ पंख को बांधा जाता था। इस अर्थ में वह पक्षी था। अच्छा, कौन, किस पक्ष के हो तुम? इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो? उसको भी हम लोग पक्षी कहते हैं। ये इस पक्षी जैसे वाद करने वाला वादी, पक्ष लेने वाला पक्षी, इस अर्थ में भी पक्षी है। तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट, फिर यहाँ पर सिर्फ यह प्रोटोटाइप सिमेंटिक्स का नहीं, कॉन्टेक्सचुअल सिमेंटिक्स का भी उदाहरण हो गया पक्षी शब्द, कि आपको देखना पड़ेगा कि किस किस अर्थ को या कैसे, किस संदर्भ में लिया गया है, और उस संदर्भ में हम उसके किस अर्थ को लें। तो उसके मूल को देख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट को देख लीजिए, प्रोटोटाइप की भाई पक्षी वो को देख लीजिए, तो स्पष्ट होगी बात। तो मानव, ये सिद्धांत यह भी बताता है कि मानव मस्तिष्क अर्थ को कैसे संगठित करता है। अब सिर्फ शब्द के अर्थ को समझ लेना, या जो मैंने कहा कि भाई इस तरह से स्टाइलिस्टिक्स, सिमेंटिक्स देख लीजिए या प्रैग्मेटिक्स में देख लीजिए, इसी तरह से सिर्फ शब्द को नहीं देखना है। शब्द बदलते कैसे हैं इस पर भी सम्यक रूपेण विचार करना चाहिए, तभी होगा एक शब्द सम्यक गाता सम्यक प्रयुक्ता सर्वलोकी च कामदुक भवति। तो ये इसी अर्थ में है
कि आप जब इस शब्द की एक जो शब्द है उसको ठीक से जानिए, जब उसी शब्द की विवेचना करेंगे उसमें गहराई में जाइए, जिन ढूंढा तुम पाइया गहरे पानी पैठ। तो अब सिर्फ शब्द अपने अर्थ की कहानी ही नहीं कहते, शब्द जो है अपना अर्थ को बदल भी लेते हैं। शब्द कैसे बदलते हैं इसकी मैं छोटी सी चर्चा यहां कर रहा हूं। तो 4 शब्द हैं, मैं लिख रहा हूं, 4 टर्म्स हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश और अर्थापकर्ष। अर्थ विस्तार क्या होता है? एक शब्द एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, एक शब्द जो जिसका मूल अर्थ था उससे अधिक अर्थ की व्यंजना करता है। उदाहरण के लिए तेल, तिल के रस को तेल कहते हैं, लेकिन अब तो नारियल का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, मूंगफली का भी तेल होता है। तो तेल शब्द अपने अर्थ से अधिक अर्थ की व्यंजना कर रहा है, अर्थ विस्तार हो गया, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग हो गया। ऐसे ही अर्थ संकोच, जितने अर्थ की व्यंजना करना चाहिए उससे कम को करने लगे, अर्थ संकोच। जैसे मैंने उदाहरण ही दे दिया, पानी जो पीने के योग्य है वो पानी है जो कुछ, लेकिन अब पानी सिर्फ वाटर के लिए ही है। और भी देख लीजिए, पशु का भी जो अर्थ है, जो देखने वाले एक परिभाषा के हिसाब से पशु देखने वाला, लेकिन अब जो है बंधन में जो है, बंधन के अर्थ में भी पशु है, लेकिन उसको मृग को देख लीजिए, अर्थादे, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग, अर्थ संकोच, जितना अर्थ होना चाहिए उससे छोटे अर्थ को। अब तो एक और उदाहरण देखिए, वह पीता है, वह पीता है का मतलब वो शराब पीता है, वो तो कहा से पीता है, लेकिन और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अगर कोई लिख दिया कि वह पीता है, अगर हमने मैसेज कर दिया किसी को भाई वो तो पीता है, इसका अर्थ होगा वो शराब पीता है। तो हमने तो लिखा था पीता है, पीने योग्य चीजों को पिएगा, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया उसका, कि आपने समझा कि पीता है तो मतलब शराब पीता है। तो ये क्या हुआ? ये अर्थ संकोच है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग है। इसलिए मैंने लिखा है ऊपर कि अर्थ बदलते हैं। अर्थादेश मतलब कुछ और अर्थ की अभिव्यंजना कर दे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीनिंग, जो अर्थ था उससे भिन्न अर्थ। उदाहरण के लिए, अच्छा चलिए और भी कुछ शब्द को लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देख, कुशल, कुश लाने में जो ठीक से कुश को उखाड़ लेता था, कुश में बड़ी धार होती है कुश के पौधे में, उसको ठीक से उठा लिया तो कुशल, ले आया तो कुशल है। उस कुश की जो घास है उसका हिस्सा बड़ा पॉइंटेड था, अगले हिस्से को कुशाग्र कहते, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हुई वो कुशाग्र हो गया। तो कुशाग्र का अर्थ यहाँ पर इंटेलिजेंट से हो गया। तो मीनिंग बदलते भी रहते हैं, और अर्थ का अनर्थ भी होता है, मतलब कुछ और था और उसके अर्थ कुछ और ही अर्थ की अभिव्यंजना करने लगा। तो जो अर्थ थे उससे अपकर्ष हो गया, उससे खराब अर्थ की वजह से। मैंने पानी का कहा, वह पीता है का मतलब अगर वह शराब पीता हो गया तो ये भी अर्थापकर्ष का एक उदाहरण माना जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस स्लाइड पर भी मैं यहाँ रुकूं, अब आगे बढ़ूंगा, मैं बड़े सरल उदाहरण लेकर समझाऊंगा। आगे बहुत सरल उदाहरण है, लेकिन यहाँ जो मैंने बताया, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थापकर्ष, इनको या इससे पूर्व के किसी स्लाइड पर किसी संशय की अगर कहीं कोई बात हो तो मुझ तक पहुंचे कि मैं उस पर अपनी विनम्र सम्मति से जो कुछ हो सकेगा बोलूंगा। किन्हीं का कोई प्रश्न? ब्रह्मांड की ब्रह्मांड शब्द, जी ब्रह्मांड शब्द के बारे में बताऊं कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं? इसी कॉन्टेक्स्ट पर बताया जाए कि ब्रह्मांड का वास्तविक जीवन में क्या प्रभाव होता है और इसके किस किस रूपों में हम व्याख्या किया जा सकता है। जी मैं किस किस रूपों में, भाषा विज्ञान के आधार पर सिर्फ मैं उसको उत्तर दे देता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग और भी अध्येता हैं, तो मैं सिर्फ दार्शनिक और अन्य पक्षों को नहीं, मेरा मूल विषय भाषा विज्ञान है, तो भाषा विज्ञान के आधार पर ब्रह्मांड शब्द की मैं व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ब्रह्मांड शब्द जो बना है वह बृह धातु से बना है। बृह धातु विस्तार का सूचक होता है। मुझे लग रहा है आप, बृह धातु विस्तार का सूचक है, उसी से बना है। जो आप देखते हैं ना, बृह धातु से ही ब्रह्मांड बना है, उसी से बृहस्पति, तो बृह धातु से बनना का मतलब विस्तार, अंडे बड़े से, बिग बैंग थ्योरी से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं कि जो ब्रह्मांड शब्द है जिसका सतत, जिसको कहते हैं कि बड़े से पिंड से बड़े इसका ये हुआ है, तो बड़े से अंडाकार पिंड से जो मतलब कि जैसे ब्रह्मांड की पहले परिकल्पना की, ब्रह्मा शब्द भी इसलिए उसी से बना है, बृह धातु से ही बना है, ब्राह्मण भी उसी से बना हुआ है। तो यह जो ब्रह्मांड था, पहले सर्व से पहली परिकल्पना जो एक बृहद अंडे की गई, विस्तार जो लगातार मतलब अंडाकार, जो मतलब कि यह जो पूरा यूनिवर्स था जो कह लीजिए, और लगातार फैलता रहा, सतत विस्तार हो रहा था इसका।
हमारे पूर्व आर्स जो हमारी यह विकल्पना है, हम लोगों ने, उन्होंने आर्स आश्वस्ति है, उन्होंने माना कि ये ब्रह्मांड लगातार इसका विस्तार हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी, वह ब्रह्मांड है, बृहद धातु से बना हुआ ब्रह्मांड, वह अपने उस अर्थ की अभिव्यंजना करता है। मुझे लगता है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इतना ठीक है। और भी कोई प्रश्न हो? बाकी जो मैं आप संतुष्ट हुए होंगे मेरे ख्याल से। निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जीवन में ब्रह्मांड से ही जीवन का सार है और भाषा विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका अभिमत क्या? मैं बस अपने आप को, चूंकि मुझे जो आदेश आप लोगों ने दिया है कि इस विषय पर बोलूं, तो मैं आदेश की अनुपालना बस कर रहा हूँ। तो देखिए, अब ये अर्थ विस्तार हो गया। अर्थ विस्तार मतलब एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। मुझे लगता है इसको फिर से डील करने की, संकोच कॉन्ट्रैक्शन है, अपने से छोटे अर्थ को बताएगा तो संकोच हो गया। अर्थादेश, अर्थ का आदेश कुछ मतलब था, मतलब कुछ और बताने लगा था, अर्थादेश हो गया। अपकर्ष में खराब अर्थ का। अब जैसे खैनी शब्द है, उसको क्या कहेंगे सोचिएगा। देखिए, इसको हर चीज का उत्तर, देखिए मैं नियम तो बता दूंगा। अब खैनी तो खाने योग्य है, इसलिए खैनी शब्द है भोजपुरी। अब सूरत से आया तो उसको सुरती कहा गया। तो कई बार शब्द जो बन जाते हैं, चीन से आया इसलिए चीनी है। यदि चीनी को चीनी क्यों कहते हैं, तो चीन से आया इसलिए चीनी है। खैर, तो कई बार आप इसको किस कोटि में रखें? कई बार आप समटाइम्स यू कांट कीप थिंग्स इन द वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। कई बार चीजें, मतलब कई, इसको कहते हैं कि जो सबसेट बनाएंगे तो 2-3 में आ जाएगा, कुछ अर्थादेश होगा, कुछ अर्थापकर्ष हो जाएगा, किसी का इस तरह से हो जाएगा। अब खैनी का मैंने उदाहरण दिया, आप कैसे कहेंगे कि खैनी किस में आएगा? खैनी खाने योग्य तो भोजन भी है। चलिए, ये मैं छोड़ता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये इस पर सोचिएगा। अब देखिए, भाषिक संकट क्या है? कॉपी पेस्ट की संस्कृति है, नकल चेप की प्रवृत्ति है ना? तो अंग्रेजी का व्यामोह बहुत बढ़ गया है। देखिए, व्यामोह, मोह धातु से बने हुए मोह शब्द को देखिए, वी से जोड़ दिया तो व्यामोह शब्द बन गया, मोहन भी इसी से। खैर, तो अंग्रेजी के व्यामोह के कारण आज भाषिक सजगता घटी है और सिमेंटिक फ्लैटनिंग कह सकते हैं, सूक्ष्म भेद मिटते जा रहे हैं और भाषा की अव्यंजना शब्द कहीं न कहीं आम जन में कमजोर होती जा रही है। इसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होता है, जो हमारे शोधार्थियों के लिए है, जो कॉर्पस अध्ययन है, जो पाठ संग्रह आधारित अध्ययन करेंगे या कॉन्टेक्स्ट का मैपिंग करेंगे, व्युत्पत्ति विश्लेषण करेंगे, अवयवी विश्लेषण करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसकी हमने चर्चा की थी पहले। तो इनसे ये सब कुछ विधियां हैं जिससे कि हम अपने अर्थ विकास को, भाषा के अर्थ विकास को वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं। तो शब्द केवल ध्वनि संरचना नहीं है, वो संस्कृति के रिक्त हैं। रिक्त मतलब संपत्ति, सांस्कृतिक स्मृति के वाहक भी हैं। तो समार्थक शब्दों का अर्थपरक विभेद हमें यह समझाने में सहायता करता है कि समाज अपनी अनुभूतियों को कैसे वर्गीकृत करता है। उदाहरण के लिए दिवस, दिन, तिथि, वार और वासर को लेता हूं मैं। अब देखिए, बड़ा आसान सा विषय लिया मैंने। अब आप अपना जन्मदिन मनाते हैं या जन्म तिथि मनाते हैं? एक साधारण एग्जाम में मैंने देखा है कि कई बार सरकारी परीक्षाओं में भी जन्म तिथि कहीं पर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि है या जन्मदिन है? इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो भी शोधार्थी सुन रहे हो। कि पहले तो आप कमेंट अभी कर दीजिए, फिर मैं आगे एनालिसिस करूंगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्मदिन है या जन्मतिथि है? जन्मदिन है। जन्मदिन है। कुछ लोग जन्म तारीख भी कहते हैं, तारीख अंग्रेजी तारीख, तिथि हिंदी पंचांग के अनुसार तिथि। अच्छा, नहीं, तिथि अलग हो जाएगा। तिथि यानी उसकी जो तिथि होती है, जन्मदिन है। जन्मदिन सही शब्द। देखिए, इसमें क्या है, कुछ लोग जन्मदिन है। जन्म, देखिए क्या है, दिन क्या है? दिन शब्द जो है वह 24 घंटे का होता है, आप जानते हैं। 24 घंटे का 100 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 24 घंटे, ये कब बदलता, दिन कब बदलता है ये बताएं? ये रात में 12 बजे जो कैलेंडर बदलता है ना, वो दिन बदलता है। वो दिन वो है। वो अलग बात है कि जितनी देर सूरज, जो दिनकर, जो दिन, वो सूरज के अर्थ में 12 घंटे को भी हम दिन कहते हैं। लेकिन जो सही चीज है, पूरा दिन जो है वो 24 घंटे का सर्किल है। सूर्य से ही चूंकि परिचालित होता है, तो हम उसको भी 12 घंटे के प्रोसेस को भी दिन कहते हैं। तो है यह कि 365 दिन सूरज के हिसाब से होगा। 12 बजे रात में ये बदल जाता है। इसको ऐसे देखें। अब आप देखिए कि दिन करने वाला दिनकर हो गया, दिनमणि है, दिनाधीश है, दिनेश है, सब दिन के ईश्वर दिनेश सूर्य हो जाएंगे। दिन के अधीश हैं वो भी सूर्य हैं, दिन के मणि हैं और दिन करने वाले दिनकर हैं। अब दिनारंभ देखेंगे तो सुबह को दिनारंभ कह सकते हैं। दिन का यौवन क्या होगा? मध्याह्न होगा। अच्छा, यही देखिए, मध्याह्न शब्द है, लेकिन पूर्वाह्न जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं कुछ लोग।
पूर्वान में हा के साथ दंत ना लगाते हैं। वहां गलती क्या हो रही है भाषा। पूर्वान में पूर्व तो ठीक लिखते हैं, पूर्वान में हा आधा, हा के साथ हा आधा होता है और ना पूरा होता है। कुछ लोग दंत ना लिखते हैं। अशुद्ध क्यों है? वही लिखा मिलेगा लेकिन अशुद्ध इसलिए क्योंकि र पहले वाला र जो होगा, जैसे रमन में, जैसे प्रमाण में प्र के साथ मान लगाया तो दंत न मूर्धन्य न हो जाएगा। उसी तरह से पूर्वान्न में पूर्व के साथ आहन शब्द, आहन कहते हैं, पूर्व के साथ आहन लगाया, पूर्वान्न बना, ह के साथ जो न था दंत न, वह मूर्धन्य न हो जाएगा। पूर्वान्न में नीचे ह के नीचे मूर्धन्य न लिखा कीजिए। कंप्यूटर में गूगल बाबा भी वहां दंत न लगाते हैं। खैर, इसी तरह से मैं शब्द की बात, अब तिथि देखिए, चंद्र से संबंधित तिथि जो है, जो समय है, जो उसको हम तिथि कहेंगे। दो सूर्योदय के बीच में वो चंद्रमा, सूर्योदय के समय तिथि बदल जाती है, चंद्रमा से है। चंद्रमा जब जाएंगे, सूर्य निकलते हैं, सूर्योदय से बनता है। तो अब देखिए तिथि जो है 14 दिन की होती है। 14 दिन बाद फिर हम लोग 14 दिन की तिथि लगाते हैं, फिर हम लोग जाएंगे, फिर तो एक महीने में तिथि ही 2 बार बदल जाती है। तो जन्मदिन को जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ को जन्म तिथि कहना तब है जब कहेंगे कि मेरा जन्म जो है फागुन मास के एकादशी में शुक्ल पक्ष के, क्योंकि पक्ष 2 होते हैं। पक्ष शब्द को मैंने अभी बताया था आपको, पक्ष और अक्ष से पक्ष शब्द बना है। 2 पार्ट हो गए ना। पक्ष जब भी होगा, पंछी इसलिए पक्षी, इसलिए पक्षी है, पूर्व में भी कहा था, क्योंकि उसके 2 डैने हैं, 2 विंग्स हैं, इसलिए पक्षी है। अब देखिए शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो अब देखिए कि ये जो है महीने में ही 2 बार हो गया। तो कोई कहेगा कि मेरा जन्म फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को हुआ था, तब तो ठीक है। वैसे लिख रहे हैं तो आपके आप जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर आपकी जन्म तिथि है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं कि मेरा जन्म, जैसे मैं को मेरा जन्म जो है इस मंथ के सितंबर में 1 तारीख को हुआ, तो 1 सितंबर बोल रहे हैं, इट मींस मैं बोल रहा हूं दिन, मैं तिथि नहीं बोल रहा हूं। तिथि तय होता है पंचांग से, और कैलेंडर से जो हम देख रहे हैं वो दिन है। वार, सप्ताह के एक दिन को देखिए, व्री धातु, व्री धातु में घन प्रत्यय से वार बनता है, तो जो बार बार आवृत्ति होती है, इसी से वर्षा भी बना है व्री धातु से। तो एक दिन को वार कहते हैं, वासर कहते हैं। आवृत्ति में भी यही है, वर्ष में भी यही है। तो सोमवार, मंगलवार, ये सब वार हैं, तो ये सब सप्ताह के किसी भी दिन को वार कहते हैं। तो एक दिन जो वार भी है उसको वासर भी कहते हैं। तो रविवासरीय, रविवासरीय कहना गलत हो गया। क्यों? तो रवि में वासरीय, रवि और वासर, तो रविवासर, रविवासरीय लिखना चाहिए। कुछ जगह अखबार में देखता हूं रविवासीय, वो गलत हो गया। वास तो कुछ है ही नहीं। या तो रविवारी, रविवार में ये लगा दीजिए रविवारीय है, या रविवासर, रविवासर, रविवासर में ये लगा दिया रविवासरीय, ये होगा। अब देखिए जितने भी लोग आरंभिक, जो मैंने भाषा विज्ञान के कुछ तकनीकी शब्दों की विवेचना की और जिन्होंने प्रश्न किए उनके उत्तर दिए, अच्छा लगा मुझे कि भाई ब्रह्मांड शब्द का पूछा गया मुझसे, और जो मैंने सिर्फ भाषा विज्ञान तक सीमित रखा, आप लोगों को अच्छा भी लगा वो। आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं कि सही शब्द से सही प्रभाव कैसे होता है। अब आसान सा ही लगेगा, हिंदी भाषा में अनेक शब्द समानार्थी लगते हैं, पर उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। इसके लिए व्युत्पत्ति के माध्यम से हम शब्दों के डीएनए को जांच सकते हैं। इसका लक्ष्य जाहिर है, इसका लक्ष्य व्याकरणिक शुद्धता और भाषाई सौंदर्य। आरंभ और प्रारंभ 2 शब्द को ले लेते हैं। आरंभ, रंभ धातु, देखिए रब धातु आ और रंभ से जोड़ते हैं। रंभ को और तोड़ेंगे तो आ रब घण मुंच करके बनाते हैं हम लोग संस्कृत में, लेकिन आ और रंभ से आप इसको जोड़िए, स्टार्ट के लिए होता है। सामान्य शुरुआत आरंभ है। प्रारंभ शब्द में प्र उपसर्ग है, रंभ है। रंभ कैसे बना बता दिया मैंने। प्र का मतलब विशेष, तो विशेष आरंभ जो है प्रारंभ है। बस एक लाइन में बता दिया। आप दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, क्योंकि स्पेशल है कुछ वहां। और चलो खाना आरंभ करते हैं, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। जब कोई साधारण सी चीज है तो आरंभ है, और कोई विशिष्ट चीज है प्र मतलब प्रकृष्ट। जब मैं पीछे उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा कर रहा था उसमें रमणीय स्थानीय के बारे में, कि कैसे हम देखते हैं कि उसी समय मैंने कहा था कि जब आप व्याकरण को ठीक से जानेंगे, इसके लिए उपसर्ग और प्रत्यय का परिज्ञान नितांत आवश्यक होता है। प्र मतलब विशेष,
प्रकृष्ट आरंभ ही प्रारंभ है, स्पेशल स्टार्ट ही प्रारंभ, स्टार्ट इज आरंभ। अगला स्लाइड। अब देखिए विचार शब्द को ले लेते हैं। चर धातु, चर मतलब चलना, चरण पैर को इसलिए तो कहते हैं जो चलते हैं जिससे आप। अब विचरण में विशेष रूप से चलता है कुछ, मन की गति भी भीतर भीतर मन चलता है तो वह विशेष रूप से चलता है, इसलिए विचार है। विचरना, चरना, चलना, विचरना विशेष रूप से चलना। चरण वह जिससे चलते हैं, तो मूल धातु चर को पकड़ लिया आपने, चर से चरण सीख लिया, विचरण समझ लिया, विचार विशेष रूप से चलना, सोचना, विमर्श। अब विचार तो समझ गए आप, व्यभिचार को कैसे समझेंगे, अत्याचार को कैसे समझेंगे, उसमें भी तो चर धातु है। व्यभि मतलब बुरा, बुरा है जो चलना, व्यभिचार है। अत्याचार कैसे है, अति ज्यादा कर गए आप। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो चर धातु को पकड़े तो इन शब्दों को आपने समझ लिया। आइए आगे एक दो शब्द लेते हैं और अंत और समाप्त। अभी मैं जो आपको जो मैंने चर्चा की थी कॉन्टेक्सुअल सेमेंटिक्स या स्टाइलिस्टिक सेमेंटिक्स या प्रैग्मेटिक, इन सब को छोड़ते हुए अभी मैं बस शब्दों पर आ गया हूं कि आपको समझाता चलूं, देखते चलिएगा। पूर्व में ही कहा था कि अगर आरंभ के 20-25 मिनट आप टिक जाते हैं तो उसका मतलब भाषिक परिज्ञान आपका बहुत अच्छा है और फिर उसके बाद आपको और आनंद आएगा। देखिए अंत शब्द जो है, फिर तोड़िए। हिंदी मैंने कहा है कि 90% मामलों में व्युत्पत्ति से काम बन जाता है। सिर्फ व्युत्पत्ति जान लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या है। अब अम और तन से बनता है अंत शब्द। अंत शब्द बनेगा अम और तन। इसमें क्या है, विस्तार की बात है। कितना विस्तार, गति। तो गति अंत हो गया मतलब आप समझिए इसका लिमिट आ गया, गति जहां खत्म हो रही है, इन एज हो गया, समाप्त हो गया, अंत, एंड। समाप्त को आप फिनिश समझिएगा। समाप्त शब्द बनता है समाप्तिन से, लेकिन मोटे तौर पर समझा रहा हूं, अंत एंड है। जो अंत करता है उसको अंतक बोलते हैं। रावण का अंतक कौन था, रावण का अंत किसने किया, राम ने। तो रावण के अंतक राम हुए, रावण को एंड कर दिया। जो एंड हो गया, खत्म हो गया, तो आप देखिए कि उसका किनारा आ गया बिल्कुल। कहते हैं ना अंतिम छोर, लास्ट एज, वो अंत है। और समाप्त में कंप्लीट होता है। पुस्तक पढ़ के आप अंत नहीं करते, फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो वह कार्य, जैसे पैसे मेरे समाप्त हो गए, पैसा को मतलब आपके पास से चले गए, कहीं और चले गए, उसमें फिनिश होने का जो था वो अब नहीं रहा, इस अर्थ में है। तो जब हम देखते हैं रियल में किसी कहानी, पुस्तक को पढ़ के आप अंत किए कि आप समाप्त किए, पुस्तक को पढ़ के आपने समाप्त किया, क्योंकि उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। अंत, पुस्तक का अंत नहीं कर दिया आपने, ये नहीं पुस्तक को हमने अंत कर दिया। बोल जाते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि अशुद्धि इतनी होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, करे कैसे। लेकिन पुस्तक को पढ़ के आप समाप्त कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, उसको दोबारा देखिए। जिसको समाप्त करते हैं ना, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अंत किए तो फिर स्टार्ट नहीं होगा वो। फिल्म को हम कहना चाहिए कि हम कह देते हैं कि समाप्त हो गई, मेन रूप से उसमें यह है कि विलेन जो होगा ना, उसका अंत हो जाएगा। फिल्म में विलेन भले अंत हो गया। जैसे आदि इत्यादि देखिए। अब आदि बना कैसे, मैंने इसमें नहीं लिखा, आदा की शब्द है उसमें, लेकिन देखिए आदि शब्द जो है, आदि क्या है कि उसी प्रकार के अन्य, एक के बाद भी आदि लिख सकते हैं, दो के बाद भी आदि लिख सकते हैं। लेकिन इति आदि से इत्यादि बना है, इस जैसे, इन जैसे, अन्य। तो इत्यादि आप तभी लिख सकते हैं जब कम से कम आप दो शब्द लिखेंगे, तभी इत्यादि लिख सकते हैं। राम इत्यादि नहीं लिख सकते। राम आदि गए चलेगा, लेकिन राम मोहन सोहन इत्यादि गए, दो या दो से अधिक लिखेंगे तो इत्यादि लिखना। इस इन जैसे अन्य, तो इनके लिए पहले दो से अधिक होना चाहिए ना। ऐसे ही अन्य, तो पहले आपने कुछ लिखा है, तो इत्यादि का प्रयोग तभी हो सकता है जब आपने पहले ही दो बार कम से कम उदाहरण, दो उदाहरण के बाद आप इत्यादि लिख सकते हैं। इत्यादि एक वाक्य में दो बार नहीं आएगा, आदि एक वाक्य में दो बार आ सकता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, एक शब्द है कक्षा, अभी भी एक कक्षा चल रही है अगर देखें, और एक शब्द है कष्ट। भाषा विज्ञान कहता है कक्षा और कष्ट दोनों, कक्षा में कष्ट होता है, तो देखिए तो दोनों एक ही मूल से बने हैं। दोनों में मूल धातु है कष्ट। कष्ट में घिसने परखने की बात है। कष्ट शब्द जो है, कष्ट धातु एक तो प्रत्यय से है,
जो व्यक्ति को घिसता है, परखता है, दर्द मांझता है, इसी अर्थ में। जो व्यक्ति की परखता है, जांचता है, उसके कैलिबर की जांच करता है, वो कष्ट है। जितने में आपको दुख, किसी वजन को 10 केजी वजन आप उठा सकते हैं, 10 ही उठाए, कष्ट नहीं होगा। जब आपको टेस्ट करने लगे, जो खिसने लगे, परखने लगे, जो आपकी क्षमता से कुछ अधिक होने लगे, फिर कष्ट होता है। और कक्षा भी वही है जहां पर आपको परख करके, जांच करके, घिस करके योग्य बनाया जाता है। या ऐसे कहिए कि अगर कोई ग्रह भी अपनी कक्षा में घूम रहा है तो लगातार उसी घिस रहा है, उसी पाथ को घिस रहा है। वहीं पर तो घिसना और परखने से कक्षा भी शब्द है और कष्ट भी शब्द है, दोनों में कष्ट धातु है। लेकिन एक बात समझिए, कष्ट में क्यों कष्ट को कष्ट कहते हैं? वेदना, अब वेदना विद धातु जानना, अगर कहीं कोई ऐसी अनुभूति हो रही है, अब ये अलग बात है वेदना कष्ट के लिए रूढ़ हो गया, उसका क्या हुआ, अर्थ संकोच हो गया। वेदना का अर्थ सिर्फ था कि अगर कुछ है जिसको आप जान रहे हैं, विद धातु, आपके शरीर में कोई ऐसी ऐसा कुछ हुआ, सुई चुभाए या कोई गुदगुदी भी करे, उसका एहसास होना, मूल अर्थ ये था। कष्ट में जांचने परखने की बात है, वेदना में यह नहीं है। संताप, संताप, वहां पर गर्मी, किसी चीज की हीट को फील कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, कोई उस तरह की बात है, संताप तब कहेंगे हम। ताप देखिए संताप में। पश्चाताप, पश्चाताप में क्या होगा, पश्चात और ताप, पश्चात मतलब बाद में, जब आप एक बार गुस्साए उसके बाद में जो कुछ होगा वो पश्चाताप है। पश्चाताप होने के लिए एक बार आप गुस्सा कर लीजिए, ताप में आइए, इसके पश्चात क्या होगा, पछताएंगे आप, उसी को पश्चाताप कहते हैं। पश्चात और ताप। अब आइए पश्चाताप लिखेंगे कैसे? देखिए पश्चात में त में हल चिन्ह होता है, तो पश्चात और ताप को लिखेंगे, पश्चाताप होगा, त संयुक्त। अब ये मुझे लगता है अगर किसी को संशय है, पूर्व में आप लोग जैसे पूछ रहे थे, तो जहां भी लगे तो मुझे तुरंत रोकिएगा, कोई भी प्रश्न हो जिस पर चर्चा हो रही है आराम से बात करेंगे। तो पश्चाताप में जो लिख देते हैं, पश्चात लिख के तो में आकर और प गलत क्यों है, इसका कारण मिल गया होगा, बहुत सारे व्यक्ति हमारे सुधीजनों को मिल गया होगा कि पश्चात शब्द है जिसका मतलब होता है बाद में, जिस पश्चात में त में हल चिन्ह होता है। इसके साथ अगर हम ताप लगाए, जो ताप शब्द है तपने के अर्थ में है, गुस्से के अर्थ में है, क्रोध के अर्थ में है, अग्नि के अर्थ में है, तो कुछ हुआ उसका हीट जो हम बाद में फील करते हैं वो पश्चाताप है, जिसमें कि ताता संयुक्त होगा। वेदना में जानने की बात थी, संवेदना है आपसे मेरी, सम मतलब बराबर, वेदना विद धातु जानने के लिए है, विद से ही विद्या है, विद से ही वेद है। आपको जो वेदना हो रही है, आवाज ध्वनि सुस्पष्ट नहीं है क्या? स्पष्ट है सर, स्पष्ट है सर, स्पष्ट है, स्पष्ट है सर, स्पष्ट है सर आवाज। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा था कि देखिए संवेदना शब्द पर हम बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है जो आपके तरफ से ही कोई समस्या हो। देखिएगा, जो वेदना है, जो किसी की वेदना है, उसको सम्यक रूप से आप भी जानते हैं, महसूस करते हैं उसकी, तो ये क्या है? संवेदना। आपसे मेरी संवेदना है, मतलब आपकी वेदना को हम बराबर रूप में अनुभूत कर रहे हैं उसको, तो क्या है ये? संवेदना है। तो संवेदना हो गई, वेदना, संवेदना, और इसी तरह से परिताप, परिताप मतलब परि मतलब चारों ओर ताप, मतलब परिताप है, गुस्से में चारों ओर ये औरत परिताप हो रहा है। पश्चाताप बाद में होगा। तो यह मैं इसलिए कह रहा था, कष्ट जो है वो आपको जांचेगा, परखेगा। तो कष्ट, वेदना, संवेदना, पश्चाताप, संताप, ये सभी एक तो है नहीं। जैसे हमने पहले देखा कि भाई नारी, स्त्री, महिला सब एक नहीं है, इसी तरह से ये सब एक नहीं है। अच्छा, स्पष्ट अभी तक मैं किन्हीं को यहाँ तक कोई कुछ कहना चाह रहे हो, किन्हीं को लग रहा हो कि कोई चीज मैंने मिस किया हो? सर मिस नहीं किया, मैं नमस्कार सर, मैं 2 प्रयोगों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाह रही थी। एक तो मैं चाहती थी कि आप निमंत्रण आमंत्रण में क्या अंतर है? अच्छा ठीक है, अभी जस्ट इस स्लाइड को चलिए यहीं पर एक मिनट ले रहा हूँ, बाकी लोगों को देखिए। आमंत्रण और निमंत्रण में आगे एक स्लाइड है, तो अगर आप मुझे अनुमति दें, अभी यहाँ 10 सेकंड में बोल रहा हूं कि निश्चित रूपेण
जिसको कहते हैं आमंत्रण जो है निमंत्रण। जब आमंत्रण कंफर्म हो गया तो निमंत्रण है। आमंत्रण में आप बुलाते हैं, निमंत्रण में कंफर्म्ड इन्विटेशन है। कंफर्म्ड इन्विटेशन इज निमंत्रण। आमंत्रण में जो बुलाया आपने, आना पक्का हो गया, मंत्र से बना है। मंत्र से ही आमंत्रण है, मंत्र से ही मंत्रिण है, मंत्र से ही मंत्री परिषद है, मंत्र से ही मंत्रणा है। तो क्षेत्र और परिक्षेत्र, देखिए चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, क्षेत्र का जहां पर हमने उसकी परिधि बांधी, देखिए परिधि, परि जो है ना, परि शब्द सीमित करता है, परि चारों ओर, उसके बाउंड्री बनाते हैं। पर्यावरण, हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण है। अभी जो प्रश्न था, नाम मैं भूल गया किनका था, क्षेत्र और परिक्षेत्र बोला था। तो परिक्षेत्र का अर्थ है किसी चीज के चारों ओर जो क्षेत्र में, तो उसको सीमित कर दिया परिक्षेत्र। इस परिक्षेत्र में आना, क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी बाउंड्री बांध दी गई, वह परिक्षेत्र है। आमंत्रण जैसे कंफर्म हो गया तो क्या हो गया, नी है वहां, नी मतलब निश्चित, निश्चित रूप से अगर आगे हो गया आमंत्रण तो क्या हो गया, निश्चित रूप से हो गया तो क्या हो गया, आमंत्रण निमंत्रण। निमंत्रण। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, और चीज और बता दीजिए यहीं पर, धन्यवाद दिया जाता है कि धन्यवाद किया जाता है? धन्यवाद करना या धन्यवाद देना? देखिए धन्यवाद किया जाना चाहिए। जैसे दान क्या देना चाहिए कि दान करना चाहिए? आप लोग बताइए, जो शोधार्थी हैं, लिखिए, कमेंट में लिखिए, दान दिया जाता, दान करना चाहिए, देने का भाव है, देने का भाव है। हाँ हाँ, अरे पीयूष भाई भी जुड़े हुए हैं हमारे। हाँ, यहीं पर प्राध्यापक है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में, जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए दान में देने का भाव है। तो आमंत्रण निमंत्रण का हो गया आपका, जिन्होंने पूछा था, और क्षेत्र परिक्षेत्र का हो गया ना, क्षेत्र परिक्षेत्र वाला लिखिएगा। हाँ, उनका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पिछले जितने भी संशय हुए, ब्रह्मांड वाले ने लिखा, हाँ बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, यह और ये पर भी मैं अगले स्लाइड पर जा रहा हूं, प्रश्न जो भी आएंगे मैं उत्तर दूंगा। नमस्ते नमस्कार, देखिए जो कह रहे हैं नमः और ते से नमस्ते है, और नमः और कार से नमस्कार है, इस पर जो है भाषा संशय शोधन मेरी पुस्तक है जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे, उस पर विस्तार से है, तो अभी उसको नहीं लूंगा। यह और ये में आइए, अशुद्ध प्रयोग, जैसे यह क्या है, दिस, एक के लिए यह है, एक का बहुवचन ये है, दीज। देखिए इस स्लाइड को देखिए, यस दिस एक वचन सिंगुलर, ये दीज बहुवचन प्लूरल आदरसूचक। अब इसी पर बात करिए। एक वचन के लिए ये का प्रयोग तभी होगा जब आदर के लिए हो। जैसे ये मेरे गुरुजी हैं, है तो एक ही, लेकिन आदर के लिए ये कर दिया हमने। यह का बहुवचन ये है। मेरे ख्याल से इसमें अधिक हम समय नहीं ले सकते, आगे लोगों के जो संशय होंगे उन पर बात करेंगे तो मुझे भी सुखानुभूति होगी। आइए भौतिकी पर देखिए, भौतिकी के नियम से देखिए, ऑन और ओवर, पर और के ऊपर के बारे में मैं बात कर रहा था। इसको समझने के लिए दो कंसेप्ट हैं। पहले कंसेप्ट को देखिए, आधेय और आधार। जिस पर कोई चीज टिका होता है वो आधार कहलाता है, जो टिकता है ऊपर उसको आधेय कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं यह क्लास जो है इस पर है, अपना टेबल पर है, तो इसमें आधार टेबल है और क्लास आधेय है। पर के लिए दोनों के बीच में दूरी नहीं होगी, सिर पर टोपी, आधार और आधेय के बीच में कोई दूरी नहीं है। देखिए तस्वीर जो है ये प्रेजेंटेशन का, ये वाला स्लाइड मुझे भी ठीक लग रहा है कि मैंने ठीक ही बना दिया है। आधार और आधेय में कोई अंतर नहीं, साफ दिख रहा है, सिर पर टोपी। और देखिएगा सिर के ऊपर छाता। आधार और आधेय के बीच में दूरी है। आधेय जिसको रखेंगे, आधार जिस पर रखेंगे, धा धारण करने के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे धा धातु से ही बहुत कुछ है, लेकिन इतना देखिए, आधार और आधेय को देखिए। अब गोली सिर पर लगे और सिर के ऊपर से लगे जाए तो दोनों में अंतर तो है ही ना। के ऊपर ओवर, समझ में आ रहा है ना, टच नहीं होगा। छाता सिर पर रख के आप नहीं जा सकते, सिर के ऊपर रखेंगे, लेकिन टोपी सिर पर पहनेंगे। आगे बढ़ते हैं, आसान है। देखिए इसी तरह से ये सूचना, जैसे सूच धातु, अभी हम लोग जो आरंभ के कुछ स्लाइड में मैंने चर्चा की थी भाषा विज्ञान के कुछ बेसिक सूत्र वगैरह पे, अभी देखिए जो मैं व्युत्पत्ति की बात कर रहा था, सूच धातु है, इसमें सूचना भी है, उसी से सूची भी है, सूचिका भी है, सुई भी है। मेन है उसमें सूच धातु। सूच धातु चुभोने के लिए, बेधने के लिए प्रयोग होता है। अब जैसे सुई चुभती है ना आपके, वैसे ही सुई आपके शरीर में और कोई सूचना आपके मस्तिष्क में। ऐसे ही कोई इंफॉर्मेशन यदि आपके माइंड में घुस जाए ना तो वो सूचना है।
तो इसलिए सूचिका सुइया, इसी से फिर सुई आपको मैं बता रहा था तब भव कैसे बना, ये इसकी बात है। लेकिन दोनों में सूचना शब्द है और सुई शब्द है, और सूचिका जो होती है तो हम जो सूची जो टेबल है उसमें भी वही चीज है, उसके माध्यम से कोई चीज आपके अंदर जाती है। हालांकि आइए अंतर और भेद को समझिए। तो अंतर मतलब दूरी, डिफरेंस। देखिए सेब है और नारंगी है, एक्सटर्नल कंपैरिजन कर रहे हैं, अंतर देखेंगे। सेब के अंदर क्या भेद है, सेब को तोड़ के अंदर देख रहे हैं, भेद है। घर का भेदी लंका ढाए, घर का अंतर लंका ढाए कर सकते हैं क्या? भेद मतलब जो अंदर छुप के करे। तुम्हारे मन में क्या भेद है, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? तो तुम्हारा ऐसा कोई, राहुल खटे भाई, अरे क्या बात है, राहुल खटे भाई भी हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत, अभिनंदन। चलिए इस पर देखिए। अच्छा, अगर हम ये कहें कि तुम्हारे मन में क्या अंतर है, तो लगेगा यार आपको इतनी हिंदी नहीं आती कि क्या अंतर है। अंतर तो बाहर होता है, दिल्ली गाजियाबाद में अंतर नहीं रह गया, दिल्ली और नोएडा में कोई अंतर ही नहीं रह गया। दूरी, दूरी पर स्थित चीजों के बीच में अंतर देखते हैं, और भेद हरदम अंदर होता है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, प्यार और युद्ध में अंतर होता है, भेद नहीं होता है। लेकिन किसी तुम्हारे मन में क्या भेद, अच्छा संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है, और संज्ञा के कितने भेद है। इस एक वाक्य, दो वाक्य कहता हूं, क्लियर हो जाएगी बात, एकदम शीशे की तरह। संज्ञा और सर्वनाम में क्या अंतर है, दो अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या होगा इसके लिए, लिखिए। संज्ञा और सर्वनाम में क्या होगा, अंतर। अब आइए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ये प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये जितने भी ये क्या है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, और 6 गलत है। मैंने 6 कहा, ये क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव है। कहना चाहिए मुझे 6। देखिए उच्चारण पर प्रयोक्ता जब बात करता है, क्योंकि मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो आपके प्रश्न होंगे, उनका अगर मैं समुचित उत्तर दे पाऊंगा, इससे निर्धारण होता है। उच्चारण में तो कोई दोष हो सकता है। तो 6 नहीं, 6। और 6 में विसर्ग लिखने वालों को हिंदी ठीक से नहीं आती, उनको लगता है कि सर संस्कृत में ऐसा होता होगा, बिल्कुल नहीं होता। 6 लिखा जाता है, 6 लिख के विसर्ग लिखना भद्दी भूल है और व्याकरणिक प्रयोग है, असाधु लेखन है। खैर, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। और पढ़ाते समय, बताते समय, भाषण देते समय कमलेश कमल जी कह रहे थे सर्वनाम के पहले क्या बोल गए, 6 भेद। ये क्या है, प्रयोक्ता या भाषा के अध्येता के द्वारा उच्चारणगत अशुद्धि कभी कभी होती है जी। तो ये जो है भेद क्या कहेंगे, अंदर की चीज है, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया, नहीं तो हो सकता है आप लोगों को लगता है कि अरे ये 6 क्यों बोल रहे थे। तो एक ही चीज के अंदर जो होता है वो भेद होगा, अलग अलग में अंतर होगा। तो भेद, भेदना भिद धातु है, ये भी बता दूं, भिद धातु छेदने के लिए होता है। भेदन की क्रिया उद्भेदन। अब पुलिस ने किया उद्भेदन, तो कहीं कुछ ऐसा निकल गया, फोड़ दिया कुछ चीज को, भेद करने को उद्भेदन। उद मतलब उद से बना है, उद ऊपर, ऊपर की ओर कुछ निकल गया तो उद्भेदन है। तो इसका मतलब जो मैं प्रयोग कर रहा हूं ये भी गलत हो गया, क्योंकि उद्भेदन को ऊपर कुछ निकले, अच्छा कुछ दबा हुआ था, खोज के निकल गया, तो फिर उद्बोधन हो जाएगा, उद्भेदन। और उद्बोधन क्या हो जाएगा फिर, उद और बोध, बोध धातु जानने के लिए, कोई चीज आपको समझा दिया, बुझा दिया, ऊपर की ओर ले गया तो उद्बोधन हो जाएगा। प्रबोधन क्या होगा, विशेष रूप से कुछ बोधन कर दिया तो प्रबोधन हो जाएगा। भेदन देखिए, उद्भेदन में भिद धातु है, भिद धातु में भेदना है, छेदना है। उद्बोधन में बुध, बोध, उत से ऊपर, उद्बोधन, उद्भेदन। प्रबोधन में मैंने कहा कि विशेष रूप से बोध करवा दिया तो प्रबोधन हो जाएगा। सम्यक रूप से अगर बात कर रहे हैं, सम्यक रूप से बोधन करेंगे, संबोधन होगा। जैसे मैंने कहा था कि संताप, परिताप, पश्चाताप, खेद, जितने भी शब्द हैं उनके विभेद में मैं बता रहा था आपको। पश्चाताप, हाँ। आइए, इसमें भेद को हमने देख लिया, आगे बढ़िए। आमंत्रण, निमंत्रण क्लियर हो गया। कंफर्म्ड इन्विटेशन जो है निमंत्रण है, नी मतलब निश्चित। इसी मंत्र से देखिएगा, मंत्र धातु इसी मंत्र से मंत्रणा है, समझो। आ मंत्र बुलाना, आने के लिए बुला रहे हैं, आमंत्रण। नी निश्चित, निश्चित रूप है आमंत्रण। इसी तरह से जिसकी रुचि होगी वही इसको सुन रहे होंगे। अब लेकिन रुचि शब्द जो है रुच धातु है, रुच धातु से ही में चमक, आभा, प्रकाश का अर्थ होता है। अगर रुचिकर लगता है तो आपके चेहरे पर प्रकाश, आप सबके चेहरे, जिनको भी भाषा विज्ञान से तनिक भी प्रेम है तो उनके चेहरे बिल्कुल
एकदम ऊर्जस्वित ओजस्वित लग रहे होंगे, खूब खिल गया होगा, वो क्या है, रुचिकर लग रहा है। आप उस किसी के चेहरे से पता लग जाता है उसको रुचिकर लग रहा है कि नहीं, क्योंकि रुच धातु, चमक, आभा, प्रकाश। देखिए आभा में भी भा है, भा से चमक क्या है, प्रकाश है। भात में भी जो शब्द है उसमें भी देखिए कि चेहरे खुलने, वहां पर भी वही शब्द है, उसी से सवेरा भी है, उसी भोर है। चलिए खैर, भा से जितना भी सभ्यता में भा धातु चमक से है। आगे देखिए, रोज सूर्य की चमक से है वहां पर। रुख धातु, रुख भी उसी रुच धातु से बना है। इसी तरह से कुछ शब्द हैं अनिश्चितता बोधि, किंचित, कदापि, कदाचित। किंचित किम और चित से है थोड़ा सा, ची धातु चुनने के लिए होता है। कदापि, कदा और अपि, कभी भी, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। कदाचित तो शायद, कदाचित वे आते होंगे, शायद वे आते होंगे। किंचित मात्र भी संदेह नहीं, मतलब तनिक भी संदेह नहीं। किम और चित, थोड़ा सा भी। किंचित, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, तनिक भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, समवाट नहीं है। कदापि, कभी भी। ये बहुत आसान सा है। कार्रवाई बनाम कार्यवाही। कार्रवाई शब्द है, आप सबको पता है, फारसी का शब्द है कार्रवाई, क्रिया, एक्शन। क्या क्रिया, एक्शन हुआ? पुलिस, आपने अगर समय से या आपने कोई गलती की तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कार्यवाही शब्द जो है संस्कृत का है, वह धातु वहने के लिए, वहन करना, संवहन उसी से बना है। परिवहन, चारों ओर परिवहन, उसी वह धातु से। कार्यवाही में प्रोसीडिंग है, विवरण है, कार्य कैसे वहा, कार्य की गति कैसी रही, कार्य का जो वहन हुआ वह कैसे हुआ, तो उसी से कार्यवाही शब्द है। कार्य विवरण, मीटिंग, प्रोसीडिंग्स, वो कार्यवाही है। सदन की कार्यवाही मतलब सदन की प्रोसीडिंग। आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, उस समय एक सदस्य जो अनुशासनहीनता कर रहे थे, उन पर सदन के जो भी कह सुरक्षा कर्मी, उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया, एक्शन लिया। शहर में अपराध की घटनाएं घट रही थी। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक मीटिंग ली और मीटिंग की कार्यवाही में यह तय किया गया कि पुलिस जो है अपने कार्रवाई तेज करेगी, मतलब अपने एक्शन को तेज करेगी। कार्रवाई मतलब एक्शन, फारसी शब्द, कार्यवाही मतलब प्रोसीडिंग। आइए, वर्ण, न, दंत, न, हल चिन्ह, वर्ण, मूर्धन्य न। वर्ण का मतलब विपरीत, बल्कि इसके विपरीत। उसने मना ही नहीं किया, वर्ण अपमानित भी किया, मतलब केवल मना नहीं किया, अपमानित भी कर दिया। दूसरी तरफ वर्ण शब्द है जिसमें व्री धातु, व्री धातु मैंने पहले भी कहा है, वार में भी था, चुनने के, है ना, वर्ण करने के लिए। सीता ने राम का वर्ण किया, मतलब स्वीकार किया। देखिए यहां कुछ और व्युत्पत्ति देख लीजिए। मदिरा, मत, लीला। अब देखिए मदिरा शब्द जो है मद से है। अब मद जो धातु है इससे कैसे बनता है? इसी से मद में प्रत्यय लगा देते हैं तो मत्त बन जाता है। जब नशा बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं मत्त हो गया, उन्मत्त हो गया, मतलब ऊपर की ओर उसका मूड अप हो गया तो उन्मत्त हो गया, उसका मद बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उत से न बना, उत से न बना, उन्मत्त हो गया। तो मदिरा और मदन मतलब भी जो मन को मस्त कर दें। कृष्ण का अगर कामदेव का भी है तो मदन इसी से है। और लीला शब्द ली धातु से है, जो पिघले, लीन हो जाए, वह जिसमें वह लीला है। तो हमने क्या देखा? शब्दों का सही चयन जो है विचारों को स्पष्टता और सुंदरता देता है। समार्थक शब्द जो हैं ये विश्व दृष्टि को वहन करते हैं। वहन में फिर देखिए वह धातु है। अर्थपरक सजगता भाषिक परिपक्वता का सूचक है। और जैसे कि भर्तृहरि कहते हैं, अनादि नित्यं ब्रह्म सतत्वं निरक्षरम। तो भाषा का अध्ययन अंततः मानव चेतना का अध्ययन है। यदि शोधार्थी इस दृष्टि से शब्दों को पढ़ेंगे तो भाषा पुनः जीवंत हो उठेगी और अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। मुझे इस प्रेजेंटेशन में इतना ही था। अगर समय हो और अगर प्रश्न कुछ और ले लिए जाएं तो कोई, अगर आगे भी कभी कोई प्रश्न हो तो मुझे तक पहुंचा दिए जाएं और मैं उनका उत्तर पूरी परिचर्चा में आरंभ से अभी तक मुझे जितने प्रश्न दिखे मैंने उसी समय उन संशयों के शोधन का यथाशक्य प्रयास किया है। पुनः अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछना नहीं, प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो प्रश्न आप कर सकते हैं, सवाल जरूर पूछ सकते हैं।